और पुलिस जो महाराष्ट्र में जो सत्ता है वो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों की सत्ता है। वहां का जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उसी ने 2018 में भीमा कोरेगांव का फसाद करवाया था। वो आज डिप्टी सीएम है और वो गृह राज्य मंत्री है। तो उसके इशारे पर मेश्राम साहब को डिटेन किया गया। साथियों, आज हरियाणा में आरएसएस के मुख्यालय पर 6 अक्टूबर को जो सफलतापूर्वक आंदोलन हुआ, उसके उपलक्ष्य में यह सत्कार समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज किसी कारणवश बहुत ज़रूरी काम होने के कारण माननीय वामन मेश्राम साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं रह सके। सेंट्रल लेवल से मुझे प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में भेजा गया है। साथियों, आपको याद होगा कि 27 जून को हरियाणा के रोहतक जिले में डीएनए परिषद का आयोजन किया गया था और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने रोहतक जिले का बीजेपी का जिला अध्यक्ष पंडित वत्स, इसके द्वारा कलेक्टर को और एसपी को ज्ञापन दिया और धमकी भरे शब्दों में कहा कि हम वामन मेश्राम को रोहतक में पैर नहीं रखने देंगे। जब कार्यक्रम हॉल में हो रहा था, जाट भवन में हो रहा था, तो हॉल के कार्यक्रम को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है और उन्होंने अखबारों में खबर छापी कि डीएनए परिषद से हरियाणा में माहौल खराब हो सकता है। तब ये खबर हरियाणा के जिले में फैल गई, अलग अलग जिलों में फैल गई। तो जाट भवन वाले जो आयोजक लोग थे, दीनबंधु सर छोटूराम विचार मंच, तो जाटों ने कहा हम कार्यक्रम देने के लिए तैयार है। तब एसपी और कलेक्टर के द्वारा उस भवन के मालिक को दबाव बनाया गया। तो ये खबर दूसरे जाट भवन वालों को पता चली, तो उन्होंने कहा ये कार्यक्रम हमारे तरफ करो। साथियों, फिर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जय हिंद नवीन को आगे लाया और फरसा दिखाकर परशुराम का नारा लगाकर डीएनए परिषद का विरोध किया। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सोचा हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है तो इसके बलबूते पर इस कार्यक्रम को हम रोकेंगे। और उन्होंने
जिस दिन हमारा कार्यक्रम रोहतक में था वहां 144 धारा लगाई और लोगों को इकट्ठा होने के लिए पाबंदी लगाई। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हरियाणा में डीएनए पर चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, ये मकसद हम जान गए और बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध किया और वो गैर संवैधानिक तरीके से किया। हमारे बोलने के अधिकार पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण के लोगों की चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली में अंबेडकर भवन में हमने वो कार्यक्रम शिफ्ट किया और माननीय वामन मेश्राम साहब ने 27 जून 2022 को संदर्भ के साथ ऐलान किया कि ये हमारे कार्यक्रम के ऊपर पाबंदी नहीं है, ये भारत के संविधान के ऊपर पाबंदी है और भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि हम आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर जाएंगे। ये बात 27 जून की है और उसके बाद अगस्त महीना आया और अगस्त में 11 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन था। तो आरएसएस के ब्राह्मणों को लगा कि हरियाणा में उन्होंने फतेह कर लिए, तो वही सिस्टम लगाकर उत्तर प्रदेश में मैं हूं ब्राह्मण महासभा, आरएसएस की कुपूत है ये, मैं हूं ब्राह्मण महासभा के नाम पर अर्जी दिया और रातों रात उस पर एक्शन लिया योगी आदित्यनाथ सरकार ने। और 11 अगस्त के दिन कानपुर में 144 धारा लगा दी। बामसेब के अधिवेशन से ब्राह्मणों को इतना डर लगा कि उन्होंने 144 धारा लगा दी। डीएनए परिषद का विरोध करने के कारण हमने फैसला लिया था, बस तारीख की घोषणा करना था। कानपुर के ब्राह्मणों के रिएक्शन के बाद 6 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा लेकर जाने की घोषणा की गई। उसका नियोजन संचालन मैं नागपुर से कर रहा था और वहां की बारीकी जानकारी, वहां का दुश्मनों का काउंटर कार्यक्रम, हम उनको कैसे जवाब दे रहे थे, डे टू डे हम उस काम में इन्वॉल्व थे। मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 1 लाख लोगों को, ज्यादा नहीं, केवल 1 लाख लोगों को आरएसएस के मुख्यालय पर संविधान बचाने के लिए आना है। आए कितने? अब अंदाजा लगाओ, 3 लाख लोग आए और 3 लाख लोगों ने स्वयं गिरफ्तारी दी। साथियों, जैसी घोषणा की गई, बीजेपी ने नागपुर हेडक्वार्टर पर और दिल्ली के आरएसएस कार्यालय पर मिलिट्री छावनी में तब्दील किया। 150 कंपनियां मिलिट्री की वहां शिफ्ट कराई गई और इसका मीडिया में विज्ञापन कराया ताकि लोग वहां मौजूद न हो जाए, लोगों के मन में भय पैदा हो जाए। इसके बावजूद ऑल इंडिया में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं तमाम अपसुट संगठनों के द्वारा तैयारी शुरू हुई। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने
173 ट्रेनें रद्द करवाई। उनको इसकी भनक लग गई, इसकी खबर लग गई कि अब इनको रोकना संभव नहीं है, तो इनको रोका कैसे जा सकता है। 173 ट्रेन रद्द कर दी गई ताकि लोग 1 लाख का अपील किया है। खुफिया विभाग के द्वारा अलग अलग इलाकों में फोन किया जाता था कि आपके इलाके से कितने लोग जा रहे हैं। जानकारी इकट्ठा की गई तो उनको पता चला कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग नागपुर में जाने की संभावना है। तो उन्होंने जाने का जो साधन था, ट्रेनें रद्द करवाई। साथियों, हाई कोर्ट में उन्होंने इसको रोक लगाई तो हमने हाई कोर्ट में चुनौती दिया, और जो हाई कोर्ट का जज था उसको तक धमकियां दी गई। हमारा जो वकील था उसको तक धमकियां दी गई, और कोर्ट ने हमारी बात को एग्री कर रहा था। दोपहर के बाद जो फैसला सुनाया कि आपको 9, 10, 11 इस तारीख को सभा लेने की अनुमति देते हैं, मगर मोर्चा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। ये बात उन्होंने पहले दिन बताई। तो इसका मतलब है कि आरएसएस के लोगों ने जुडिशरी का यूज किया। साथ ही इसके बावजूद हमारा कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम करना मकसद नहीं था। दुश्मन जो मगरूरी में आ गया था, उसके मगरूरी को पैरों तले रोंदना जरूरी था। तो हम लोग, हमारे जुझारू साथी, ऑल इंडिया से आए हुए कार्यकर्ता, जिसमें आपके हरियाणा के विभिन्न जिलों से महिला पुरुष युवा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मेश्राम साहब को जहां पर वो रुके थे, सवेरे ही 8:30, 9 बजे के दरमियान उनको कोई नोटिस न देते हुए डिटेन किया गया। और मेश्राम साहब ने उनका मुकाबला किया, उनको पूछा, और पुलिस जो महाराष्ट्र में जो सत्ता है वो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों की सत्ता है। वहां का जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उसी ने 2018 में भीमा कोरेगांव का फसाद करवाया था। वो आज डिप्टी सीएम है और वो गृह राज्य मंत्री है। तो उसके इशारे पर मेश्राम साहब को डिटेन किया गया। हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई थी कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हमें क्या, कौन सा प्लान करना है, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। हमने आंदोलन की पूरी तैयारी कर लिया था। और जैसे ही मेश्राम साहब को अरेस्ट कर लिया गया तो साथियों, मैदान के बगल में जो इंदौरा चौक है नागपुर का, वहां लोग आना शुरू हो गया। जबकि नागपुर में अनाउंस किया जा रहा था गली मोहल्ले में कि नागपुर में 144 धारा लगाई गई है, लोग नागपुर के लोगों को सूचित किया जाता है। मगर जब मेश्राम साहब को अरेस्ट किया गया, ये वीडियो लोगों ने देखा, महिलाओं ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा, आम लोगों ने देखा, सारे लोग उस मैदान की तरफ जहां इकट्ठा होना था वह इकट्ठा हो गए। साथियों, 6 अक्टूबर को हमारा आंदोलन सफल रहा। मगर ये विशाल आंदोलन कैसे संभव हुआ? इसकी वजह है 1973 से बामसेब के द्वारा ऑल इंडिया में जो संगठन का जाल निर्माण किया गया, राष्ट्रव्यापी संगठन का जाल बामसेब के द्वारा निर्माण किया गया, उसके कारण यह आंदोलन सफल रहा। यह अपने आप नहीं हुआ।
इसके पीछे भामसिंह की मेहनत है। मगर जो आरएसएस के लोग सभी लोगों को डरा रहे, सिखों को डरा रहे, मुसलमानों को डरा रहे, किसानों को डरा रहे, महिलाओं को डरा रहे, एससी एसटी ओबीसी को डरा रहे, नेताओं को डरा रहे हैं। जो सबको डरा रहा है उसको डराने का काम भारत मुक्ति मोर्चा ने किया। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। किसी के दिमाग में भी नहीं सोचा था कि दुश्मन के मुख्यालय पर मोर्चा निकाल कर जा सकते हैं। साथियों, जो लोग सबको डरा रहे थे आज उल्टा हो गया। उसके बाद हिंदू मुसलमान का मुद्दा पीछे चला गया। उस दिन से नई लड़ाई शुरू हो गई, मूल निवासी बनाम विदेशी। उस दिन से एक नई लड़ाई शुरू हो गई, लोगों में चर्चा शुरू हो गया और उस लड़ाई का मुद्दा है संघ परिवार बनाम मूल निवासी परिवार। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, अब नई लड़ाई शुरू हो गई। अब उस लड़ाई के दो वर्ग हैं, एक वर्ग का नाम है संघ परिवार बनाम मूल निवासी परिवार। और मूल निवासी परिवार आंदोलन से 100% समर्थन करते हैं। साथियों, आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग उस आंदोलन से इतने डर गए, जो मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, उस आंदोलन का रिएक्शन भागवत ने दिया। जैसे ही उसका नाक दाबा, उसने मुंह खोला और वही नागपुर में बयान दिया, हे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, हमारे पुरखों ने, भागवत कह रहा है, हमारे ब्राह्मण पुरखों ने जाति व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था बनाई है। इसलिए मैं ब्राह्मणों को कहता हूं कि प्रायश्चित ले, पाप क्षालन करे। भागवत की बोली एकदम कैसी बदल गई। जो ब्राह्मण इतना आकड़ू बनकर कार्य कर रहा था, इतना झुकने का नाटक क्यों करने लगा? इसका कारण है 6 अक्टूबर का वो सफल रहा आंदोलन। मगर भागवत ने जो बयान दिया वो सही है क्या? क्या ब्राह्मण में परिवर्तन आ गया? क्या ब्राह्मण में परिवर्तन आ सकता है? नहीं। देहाती भाषा में अगर कहा जाए तो कुत्ते की जो पूंछ होती है, वो कुत्ते की पूंछ में कुछ भी करो, एडवांस टेक्नोलॉजी से उसको सीधा करो, सीधा नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसी तरह ब्राह्मण का स्वभाव है, उसका गुणधर्म है। वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के छोड़ नहीं सकता, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ उसने आंदोलन किया, ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने ये जो बयान दिया, ऐसा ही बयान इसके पहले सरसंघ चालक ने दिया था। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ऐसा ही बयान इसके पूर्व का जो सरसंघ चालक था उसने बयान दिया था। नतीजा क्या है? हुआ बदलाव। यूरोप में एक वॉल्टियर नामक व्यक्ति हो चुका है, क्रिश्चियन धर्म का एक धर्मगुरु। वो लावारिस की तरह मिला एक फादर को, उसने उसको बड़ा किया, वो धर्मगुरु और तत्वज्ञ बन गया। और उसने जो कमियां और खामियां थी वो निकाली, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में कहा, ब्राह्मणों में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों में एक भी वॉल्टियर पैदा नहीं हुआ।
देखो, महापुरुष हमारे ही लोगों में पैदा होते हैं। आज सैनिक कुशवाहा को ज्योतिबा फुले अच्छे लग रहे हैं, यादवों को पता चल रहा है, कुर्मियों को पता चल रहा है। ब्राह्मणों में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ आज तक। ब्राह्मणों में महापुरुष पैदा नहीं हुए, हमारे लोगों में महापुरुष पैदा हुए। ब्राह्मणों में बुद्धि है मगर ईमानदारी नहीं है। ब्राह्मणों में बुद्धि है, ईमानदारी नहीं है। ब्राह्मणों में छल कपट षड्यंत्र है। ब्राह्मणों ने क्या पैदा किया? वर्ण व्यवस्था पैदा किया, छुआछूत पैदा किया, गैर बराबरी पैदा की, आदिवासियों का अलगीकरण किया। 11 करोड़ घुमंतु जनजाति के लोग ऑल इंडिया में रहते हैं, यानी घुमंतु जनजातियों का निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी को पैदा किया। ये सारा पाप ब्राह्मणों ने किया। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इतने विद्वान थे कि उनको भी गुस्सा आया तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, ये सारा करने के लिए बुद्धि चाहिए। इतने सारे बहुसंख्य समाज को गुलाम करने के लिए बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि ब्राह्मणों के पास है, मगर ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल सृजनशील कार्य करने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्या की तरह किया। बाबा साहब अंबेडकर को गुस्सा है, वेश्या की तरह किया। ब्राह्मण जो है इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, बौद्धिक व्यभिचार करते हैं, इतना गुस्सा है। साथियों, इसकी मिसाल है आपके हरियाणा, डेक्कन कॉलेज पुणे में। और उस डेक्कन कॉलेज के लोगों को आपके हरियाणा में हिसार जिले में राखीगढ़ी जो प्राचीन सभ्यता है, वहां उनको कंकाल मिले और उस कंकाल में से एक महिला का कंकाल के कान के पीछे की हड्डी को निकाला गया, क्योंकि पूरे शरीर में कान के पीछे की हड्डी मजबूत हड्डी होती है। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इसका पीरियड प्राचीन है, मगर हो सकता है प्रयास करके देख लिया जाए। इतने अच्छी अवस्था में जो कंकाल मिला है, हो सकता है इसमें डीएनए मिल जाए। डीएनए जांच किया गया कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, और एडवांस टेक्नोलॉजी से डीएनए मिल गया। अब वो डीएनए से पता चला कि राखीगढ़ी में, हिसार जिले में जो राखीगढ़ी गांव है, वहां अलग अलग टीले हैं, लगभग 500 एकड़ एरिया में वो फैले हुए हैं। उसके अंदर टीला नंबर 1 में जो कंकाल मिला महिला का, उसका जो डीएनए है, डीएनए मतलब सैनी साहब कह रहे थे, आत्मा वगैरह ये कह रहे थे, ये ब्राह्मणवाद ओबीसी को मूर्ख बनाता है, इसके बारे में वो कह रहे थे। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने
दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।